ओके। हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम फर्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे, दैट इज अ हीट इक्वेशन। ओके, अब हीट इक्वेशन तीन तरीके के होते हैं। एक होता है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन एंड थ्री डायमेंशनल हीट इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे हम आज स्टडी करेंगे वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन की। अब वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन होता क्या है, ओके, और उसका सोल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सो वी सी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। ओके, अब वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम टोटल तीन केसेस यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ओके, कौन कौन सी तीन केसेस है वो? ओके, हम सॉल्यूशन देखेंगे वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का फॉर होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन के लिए। ओके, नाउ होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन मतलब होती है जीरो बाउंड्री कंडीशन। ओके, जीरो बाउंड्री कंडीशन मतलब सपोज करो कि आपके पास एक रॉड है। ओके, इस रॉड से अगर हीट फ्लो हो रही है, ओके, इस रॉड से अगर हीट फ्लो हो रही है तो इसकी जो बाउंड्री रहेगी रॉड की, ओके, तो हम इस बाउंड्री पे हम अज्यूम करेंगे कि हीट क्या है, यहाँ पे जीरो है। ओके, नाउ दैट इज x इक्वल टू जीरो पे हीट जीरो है और x इक्वल टू यल पे हीट क्या है, जीरो है। ओके, नाउ तो इस कंडीशन को बोला जाता है होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन, दैट इज अ जीरो बाउंड्री कंडीशन। ओके, नाउ तो ऐसे बाउंड्री कंडीशन के लिए, दैट इज अ जीरो बाउंड्री कंडीशन के लिए हम वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे। सेकंड नंबर की केस है, हम सॉल्यूशन देखेंगे वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का फॉर नॉन होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन के लिए। ओके, नॉन होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन या फिर उसको बोला जाता है स्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके, तो नॉन होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन में क्या होता है, नॉन होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन में मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन में यहाँ पे जो टाइम होता है, ये जो हीट होती है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं होती है। ठीक है ना, ये टाइम पे डिपेंड नहीं होती है, मतलब डेल यू अपॉन डेल टी। ओके, हीट की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। ओके ना, इसे कहते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। क्लियर है, स्टेडी स्टेट कंडीशन मतलब हीट डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम। ओके, नाउ या फिर इसको बोला जाता है नॉन जीरो बाउंड्री कंडीशन, मतलब क्या, एट द एंड ऑफ बाउंड्री, ठीक है ना, हीट इज नॉट जीरो, हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। तो हमें देखना है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन फॉर नॉन होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन या फिर स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए। बाद में थर्ड केस के लिए हमें सॉल्यूशन देखना है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का, दैट इज बोथ द एंड्स ऑफ द बार आर इंसुलेटेड। ओके, नाउ तो ये जो एंड रहेंगे, इस बार के जो एंड रहेंगे, ये इंसुलेटेड रहेंगे, मतलब इससे हीट ना ही बाहर जा सकती है ना ही अंदर आ सकती है। ओके, तो हम इस केस के लिए भी हम वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे हमें टोटल तीन सॉल्यूशन देखना है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन के फॉर होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन, दैट इज जीरो बाउंड्री कंडीशन, for non-homogeneous boundary condition, that is steady state condition, and third one is for both the ends of the bar are insulated. Okay, now तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ओके, हम देखेंगे वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन विथ होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन। ठीक है ना, होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन मतलब क्या, द हीट इज जीरो एट द एंड ऑफ द बाउंड्री। ओके, नाउ तो अगर मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है तो मुझे कुछ अजम्पशन करना पड़ेगा। ओके, अजम्पशन मतलब क्या है, देखो मैं एक रॉड कंसीडर करूंगा। ओके, कंसीडर अ रॉड ऑफ लेंथ यल। ओके ना, वो जो रॉड रहेगा वो थीन रहेगा। ओके, लॉन्ग, कंसीडर अ लॉन्ग थीन बार। ओके ना, ऑफ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन, इसका जो क्रॉस सेक्शन रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, इतना है। ठीक है, इतना ही रहेगा, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा। ओके ना, सो वी कंसीडर अ लॉन्ग थीन बार ऑफ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एंड ऑफ होमोजीनियस मटेरियल। ओके नाउ अब ये जो बार बना हुआ है ये होमोजीनियस मटेरियल से, मतलब एक ही मटेरियल से बना हुआ है, ये हम कंसीडर करेंगे। ओके नाउ तो ये हो गया हमारा पहला अजम्पशन। ओके, वी कंसीडर लॉन्ग थीन बार ऑफ लेंथ यल एंड ऑफ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एंड ऑफ होमोजीनियस मटेरियल। ओके नाउ हमारा दूसरा जो अजम्पशन रहेगा वो रहेगा बार इज थर्मली इंसुलेटेड लैटरली। ओके नाउ बार इज थर्मली इंसुलेटेड लैटरली एंड सफिशिएंटली थिन दैट हीट फ्लोज ओनली इन द एक्स डायरेक्शन। ठीक है ना, ये जो बार है ये थर्मली इंसुलेटेड है, ठीक है ना, लैटरली। ओके, और यहाँ इस तरीके से इंसुलेटेड है, ठीक है ना, कि यहाँ से इस बार से जो हीट फ्लो होगी वो ओनली एक्स डायरेक्शन में हीट फ्लो होगी, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। ओके ना, तो ये दो अजम्पशन समझ में आए। पहला अजम्पशन है कि बार जो रहेगा वो कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन का रहेगा और एक ही मटेरियल से बना हुआ रहेगा। दूसरा जो अजम्पशन है, ठीक है ना, कि हीट जो फ्लो होगी बाहर से वो ओनली एक्स डायरेक्शन में ही फ्लो होगी। ओके ना, तो ये दो अजम्पशन लेके हमें वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है फॉर होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन। ओके ना, तो इससे ये समझ में आता है, ठीक है ना, इससे ये समझ में आता है कि बार में जो हीट फ्लो हो रही है, ओके ना, बार में जो हीट फ्लो हो रही है, ओके,
तो ये जो हीट है ये टोटल दो पैरामीटर पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। कौन से पैरामीटर पे? अगर सपोज करो कि हीट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू L की तरफ फ्लो हो रही है, ओके ना, तो जैसे जैसे हीट फ्लो होती रहेगी, ठीक है ना, जैसे जैसे हीट x इक्वल टू L को अप्रोच करेगी, ठीक है ना, तो हीट जो रहेगी वो डिपेंड होगी x कोऑर्डिनेट ऑफ द बार पे, ठीक है ना। हीट किस पे डिपेंड होगी? x पे डिपेंड होगी, ओके ना, x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड होगी और साथ ही टाइम पे भी डिपेंड होगी, ठीक है ना। अगर सपोज करो कि ये बार है, ओके, इस पे आप एक एंड से हीट दे रहे हो इसको, ओके, तो सडनली दूसरा एंड तो इसका हीट नहीं होगा ना, ठीक है ना। हीट क्या होगी? यहां से धीरे 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 फ्लो होगी, ओके, तो धीरे 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 फ्लो होगी, इसका मतलब जो हीट है वो एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड है, ओके। दूसरी बात टाइम पे डिपेंड करती है, जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे हीट फ्लो होगी आगे की तरफ, ओके। तो हीट जो रहेगी वो टोटल दो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड होगी, एक रहेगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा रहेगा आपका टाइम कोऑर्डिनेट, ओके नाउ। सो दैट इज u मींस हीट, दैट इज अ टेम्परेचर, ओके नाउ। Temperature of the rod is depend on x and t, okay, that is x coordinate and time coordinate, okay, and heat u of xt satisfy, okay, और ये जो टेम्परेचर रहेगा, हीट रहेगी आपकी u of xt, ये सेटिस्फाइड करता है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, ओके, और इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बोला जाता है हीट इक्वेशन। ध्यान में रखना, ओके ना, ये ध्यान में रखना, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ओके ना, व्हाट इज हीट इक्वेशन। सो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बोला जाता है हीट इक्वेशन, क्योंकि u जो रहेगा ये इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, ओके ना। इसका हम फॉर्मेशन नहीं देखने जा रहे हैं, ओके ना, इसका हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर फॉर्मेशन देखना है आप कोई भी बुक्स उठा लो, वहां पे आपको मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ हीट इक्वेशन, ओके ना। तो ये हीट इक्वेशन है del u by del t सिंगल टाइम डेरिवेटिव ऑफ u पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू c स्क्वायर del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर, ओके। x से दो बार डेरिवेटिव है u की, t से एक बार डेरिवेटिव है u की, ओके, और c स्क्वायर रहता है del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर के साथ। ये जो c है, c को बोला जाता है कांस्टेंट, डिफ्यूसिविटी कांस्टेंट, ओके, c को डिफ्यूसिविटी कांस्टेंट भी कहते हैं, ओके ना। तो ये रहता है हीट इक्वेशन। अभी हमें क्या करना है? इस हीट इक्वेशन को सॉल्व करना है अंडर होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन, ओके ना। तो अभी देखते हैं, आपको इतना समझ में आ गया। हम वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन ये तीन केसेस के लिए देखेंगे, ओके। उसमें से फर्स्ट केस हमने स्टार्ट कर लिए वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन विद होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन, ओके। हम कुछ दो अजम्पशन करते हैं कि हमारा जो बार है वो उसका कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन है और उसका जो मटेरियल है वो होमोजेनियस मटेरियल है, ओके ना। दूसरा जो अजम्पशन है कि हीट अगर फ्लो होती है बाहर से तो वो एक्स डायरेक्शन में ही फ्लो होगी, ओके। देन द टेम्परेचर u, दैट इज द हीट u, ओके, एट एनी पॉइंट इन द बार डिपेंड्स ओनली ऑन एक्स कोऑर्डिनेट एंड द टाइम, ठीक है ना। सो दैट इज u of x comma t means u is a function of x and t, and that u of x t is satisfied this partial differential equation, and this partial differential is called as heat equation, ठीक है। इसके बाद और अभी हम देखते हैं, इतना लिख लीजिए पहले, ओके। अभी हम देखते हैं, हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लिया, ओके, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन होता क्या है। अभी देखते हैं वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन, ओके, अंडर होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन में, ओके, जिसको बोला जाता है जीरो बाउंड्री कंडीशन। तो मेरे पास है हीट इक्वेशन del u by del t इक्वल टू c स्क्वायर del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर, ओके, विथ यहाँ पे आपको जीरो बाउंड्री कंडीशन, ओके ना। जीरो बाउंड्री कंडीशन मतलब क्या? सपोज करो कि ये आपका बार है, ओके ना, क्लियर है ना, x इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे x इक्वल टू यल है, तो बार जो है वो लेंथ यल का बार है, ओके ना। यहाँ से हीट फ्लो हो रही है इन x डायरेक्शन में, क्लियर है, और जो हीट है, ठीक है ना, x इक्वल टू जीरो पे जीरो है और x इक्वल टू यल पे भी हीट कितनी है? जीरो है, तो इसको बोला जाता है जीरो बाउंड्री कंडीशन, ओके ना। तो अभी हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए ये हीट इक्वेशन है विथ जीरो बाउंड्री कंडीशन आपको गिवन दी है, दैट इज u of 0 comma t equal to u of l comma t equal to 0. So at the end of the bar heat is 0, okay now. And इसको बोला जाता है इनिशियल बाउंड्री कंडीशन, दैट इज u of x comma 0 equal to f of x. जब टाइम 0 होगा तो तब जो u रहेगा वो ओनली x का फंक्शन रहेगा, ओके ना। तो अब सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब मुझे ये जो हीट इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ओके। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में आपको क्या करना पड़ता है? आपको सॉल्यूशन अज्यूम करना पड़ता है कि इसका सॉल्यूशन सेपरेबल है, ओके ना। तो ये आपका हीट इक्वेशन del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर, ओके ना, इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1, ओके ना। We assume that the solution of this heat equation is separable, okay, that is u is separable.
ओके तो इसका मतलब मैं अज्यूम करूंगा लेट ओके ना यहाँ पे u जो रहेगा ओके u ऑफ x t लिखो या फिर ओनली u लिखो ओके u को डिफरेंशिएट किया है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x एंड t से। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन आएगा u का वो x और t के फॉर्म में आएगा और हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से। तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये जो u है ठीक है ये सॉल्यूशन जो u है वो सेपरेबल है। इसका मतलब u is we can write u as a multiplication of x and capital T ओके ना इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2 ओके ना। अब यहाँ पे जो x रहेगा ओके ये जो x रहेगा ये ओनली x का फंक्शन रहेगा और कैपिटल जो t रहेगा वो ओनली स्मॉल t का फंक्शन रहेगा ओके ना। अब मुझे क्या करना है आपने देखिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड ओके इसका सॉल्यूशन आपने अज्यूम किया u इक्वल टू x इंटू टी। अब आपको डेल u बाई डेल टी एंड डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर निकालना है तो इस u को हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t से ओके नाउ सो आपको मिलेगा डेल u अपॉन डेल t ओके सो डिफरेंशिएट टू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल t। तो यहाँ पे x कांस्टेंट रहेगा क्योंकि x ये x का फंक्शन है इसमें t नहीं है। यहाँ पे t ओनली स्मॉल t का फंक्शन है तो जब मैं इस t को डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आएंगी और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को मैं डिनोट करता हूँ t डैश से ओके नाउ सो वेयर t डैश इज इक्वल टू ये है कैपिटल dt अपॉन स्मॉल dt ओके नाउ। अब मैं निकालूंगा डेल u बाय डेल x डिफरेंशिएट u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल x ओके नाउ। अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे x ये ओनली स्मॉल x का फंक्शन है t नहीं है ओके तो जब मैं t को डिफरेंशिएट करूंगा तो t कांस्टेंट रहेगा वो एज इट इज रहेगा और x का डेरिवेटिव x डैश होगा x डैश t एज इट इज ओके नाउ। यहाँ पे x डैश मतलब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल X विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल x ओके नाउ। नेक्स्ट और फिर से इसको डिफरेंशिएट करता हूं डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर मिलेगा ओके नाउ। तो ये होगा x डबल डैश इंटू t और x डबल डैश का मतलब होगा यहाँ पे d स्क्वायर x अपॉन dx स्क्वायर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है सर ओके ना। क्यों ऑर्डिनरी है क्योंकि ये जो कैपिटल X है ये ओनली स्मॉल x का फंक्शन है तो जब मैं कैपिटल X को डिफरेंशिएट करूंगा तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कैपिटल T को डिफरेंशिएट करूंगा तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेकिन अगर u को डिफरेंशिएट करूंगा तो पार्शियल क्योंकि u ये मोर देन वन वेरिएबल का फंक्शन ओके नाउ। अब ये सभी डेरिवेटिव आप पुट अप करते हो इक्वेशन नंबर 1 में सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज ओके नाउ इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज डेल u बाय डेल t कितना है डेल u बाय डेल t ये है x t डैश इज इक्वल टू ओके यहाँ पे c स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर की वैल्यू है x डबल डैश इंटू t। अभी आपको एक काम करना है x डबल डैश एक साइड में t डैश एक साइड में ओके नाउ तो यहाँ पे आएगा t डैश अपॉन t ओके नाउ इज इक्वल टू यहाँ पे होगा आपका x डबल डैश सॉरी c स्क्वायर यहाँ पे x डबल डैश अपॉन x ओके नाउ। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड ओनली t का फंक्शन होगी राइट हैंड साइड ओनली x का फंक्शन होगी इसका मतलब मैं दोनों साइड को किसी कांस्टेंट के साथ कंपेयर कर सकता हूं। सो देयरफॉर t डैश अपॉन t इक्वल टू c स्क्वायर x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू कांस्टेंट k ओके नाउ। अब k की वैल्यू लेके हम सॉल्व करते हैं ओके नाउ। सो वी फर्स्ट देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ओके नाउ ये जो इक्वेशन मिलता है ओके नाउ ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है t डैश अपॉन t इक्वल टू k ओके और c स्क्वायर x डबल डैश अपॉन x इक्वल टू k। तो आपको एक एक इक्वेशन कंसीडर करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा ओके नाउ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ सपोज करो कि ये c स्क्वायर है x डबल डैश है अपॉन x है इज इक्वल टू k ओके नाउ। अब मुझे इसको सॉल्व करना है ओके तो यहाँ पे 3 केसेस आती है k के लिए ओके नाउ। k क्या क्या हो सकता है k पॉजिटिव हो सकता है के निगेटिव हो सकता है या फिर के 0 हो सकता है ओके नाउ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कंसीडर 3 केसेस ओके नाउ वी कंसीडर 3 केसेस। देखो मैं 3 केसेस क्यों कंसीडर करने जा रहा हूँ ओके अगर यहाँ पे k की वैल्यू 0 होती है तो इस हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आता है। अगर k की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आता है और k की वैल्यू निगेटिव होती है तो हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आता है ये हमें चेक करना है ओके नाउ। सो दैट्स व्हाई आई कंसीडर 3 केसेस ओके नाउ। कंसीडर ओके नाउ we consider case number 1 we consider case 1 that is k equal to 0 okay case 2 के लिए k is greater than 0 and case 3 के लिए हम देखेंगे k is less than 0 okay now। तो k की हम 3 वैल्यू कंसीडर करते हैं k equal to 0 के लिए देखेंगे सॉल्यूशन क्या आता है k greater than 0 के लिए अगर k पॉजिटिव होता है तो सॉल्यूशन क्या आता है और k निगेटिव होता है तो सॉल्यूशन क्या आता है ओके नाउ। ये देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप ओके तो पहले इतना लिख लीजिए इसके बाद हम देखते हैं तीनों केसेस k की k इक्वल टू 0 के लिए k पॉजिटिव के लिए k निगेटिव के लिए
ओके ना। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं सोल्यूशन फॉर k इक्वल टू 0, k ग्रेटर देन 0 एंड k लेस देन 0 के लिए इतना लिख लीजिए। ओके, तो हम देखेंगे कि k की डिफरेंट वैल्यू के लिए सॉल्यूशंस क्या होंगे। मतलब k इक्वल टू 0 के लिए सॉल्यूशन क्या होगा, k ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्यूशन क्या होगा, और k लेस देन 0 के लिए सॉल्यूशन क्या होगा। लेकिन उसके पहले हमारी जो बाउंड्री कंडीशन है उसको थोड़ा इलिबरेट करते हैं। देखो, आपको जो बाउंड्री कंडीशन दी है, जीरो बाउंड्री कंडीशन, जिसको बोला जाता है होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन। तो ये बाउंड्री कंडीशन क्या है, u ऑफ 0, t इक्वल टू 0 दिया, ओके। एंड u ऑफ 0, t क्या है, आपका सॉल्यूशन क्या आपने अज्यूम किया था, आपने सॉल्यूशन अज्यूम किया था x इंटू टी, करेक्ट है ना। तो x इंटू टी मतलब क्या है, यहाँ पे x ऑफ x का मतलब क्या है कि देखो u इज अ सेपरेबल, मतलब u को मैं x इंटू टी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो कैपिटल X जो है वो स्मॉल x का फंक्शन है और कैपिटल T जो है वो स्मॉल t का फंक्शन है, इक्वल टू 0। और यहाँ पे x ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, ठीक है, यहाँ पे x ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, देखो x ऑफ 0 मैं x की जगह 0 पुट अप करने जा रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे t ऑफ t है इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में से कोई एक 0 होगा, आइदर x ऑफ 0, ठीक है, x ऑफ 0 इक्वल टू 0 और t ऑफ t इक्वल टू 0, ओके। अगर t 0 हो गया, ध्यान दो, अगर t 0 हो गया, t क्या है, जनरल t के लिए, ओके नाउ देखो ये सॉल्यूशन क्या था, u ऑफ x इंटू t ऑफ t था, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, सपोज 0 पे और यल पे, अगर इसकी वैल्यू 0 भी होती है, ओके, इसकी वैल्यू 0 भी होती है, तब भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो सकता है। लेकिन अगर सपोज करो कि क्यों कितने हो रहा, 0 पे तो इसकी वैल्यू 0 है और यल पे कितनी वैल्यू इसकी 0, मतलब एट द एंड ऑफ बाउंड्री x इक्वल टू 0 पे u 0 है, ओके नाउ x इक्वल टू यल पे u इक्वल टू 0 है। लेकिन जब x 0 और यल के बीच में रहेगा तो इस पे x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, x इज नॉट इक्वल टू 0 बिटवीन 0 टू यल, ये बात ध्यान में रखना, ओके नाउ। अब देखो, हाँ, या फिर u भी 0 नहीं हो सकता है, u इज नॉट इक्वल टू 0 बिटवीन 0 टू यल, ओके। बट अगर सपोज करो कि यहाँ पे x इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ पे t इक्वल टू t है। अब t इक्वल टू t मतलब जनरल t हो गया है, कोई भी टाइम के लिए, ओके, कोई भी टाइम के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं t ऑफ t को अगर 0 लेता हूं, ओके, t ऑफ t को 0 लेता हूं, मतलब एक तो जनरल फंक्शन हो गया। अगर t ऑफ t की 0 होगी, ओके, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन ही कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, विच इज ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो t ऑफ t की वैल्यू 0 नहीं हो सकती थी, इसलिए 0 कौन होगा, x ऑफ 0 इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं इस तरीके से, देखो, ओके, x ऑफ 0 इक्वल टू 0 बिकॉज t ऑफ t इज नॉट इक्वल टू 0। अगर t ऑफ t को अगर आप 0 लेते हो तो ये u का सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, चाहे x की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, ठीक है ना। सो विच इज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो x ऑफ 0 इक्वल टू 0, ये एक नई बाउंड्री कंडीशन आपको यहाँ पे मिलती है, ओके। ये बाउंड्री कंडीशन कहां से आती है, u ऑफ 0, t इक्वल टू 0 से x ऑफ 0 इक्वल टू 0 होता है। नाउ अब आपको u ऑफ यल t इक्वल टू भी 0 दिया है, ओके। यल मतलब एट द अदर एंड ऑफ द बाउंड्री, ओके। x इक्वल टू यल पे u की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो u क्या है, u इज अ x और t का फंक्शन है, ओके। x ये x का फंक्शन है, लेकिन x की वैल्यू यल है, t ये t का फंक्शन है, ओके, इक्वल टू 0। अब x ऑफ यल इंटू t ऑफ t इक्वल टू 0 है, तो दोनों में से कोई एक 0 होगा, दोनों 0 नहीं होंगे, ओके नाउ। तो कौन 0 होगा यहाँ पे, x ऑफ यल इक्वल टू 0 होगा बिकॉज t ऑफ t इट इज नॉट इक्वल टू 0, ओके नाउ। अगर t ऑफ t 0 होगा, अगर t ऑफ t 0 होगा तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, विच इज ट्रिवियल सॉल्यूशन, ओके, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो x ऑफ यल की वैल्यू 0 होगी, ओके, ध्यान में रखना ये दोनों बाउंड्री कंडीशन हमने निकाली कौन किससे, देखो, ठीक है। एट द एंड ऑफ द बाउंड्री u becomes 0, okay, and at the end of the boundary x becomes 0, और यहाँ पे x at x equal to l पे कैपिटल x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ध्यान में रखना, ओके। तो ये नई बाउंड्री कंडीशन हमें मिलती है, ओके, ध्यान में रखना। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी हमें k की डिफरेंट वैल्यू के लिए इसके सॉल्यूशन डिस्कस करना है, ओके। तो चलो k की फर्स्ट वैल्यू चेक करते हैं 0 के लिए, ओके, नो, ध्यान रखना, मैंने बताया था k की 3 केसेस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ओके। अगर k पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और 0 होता है तो क्या क्या होता है। सो यहाँ पे लिखते हैं केस 1, इफ, ओके, इफ k इक्वल टू 0, अगर k की वैल्यू 0 होती है तो क्या होता है, ओके। आपको ये इक्वेशन कंसिडर करना है, x डबल डैश अपॉन x इक्वल टू, ठीक है, k, ओके। और k की वैल्यू कितनी है, देखो आपने यहाँ पे c स्क्वायर x डबल डैश अपॉन x, c स्क्वायर को मैं राइट में लेके जा सकता हूँ,
ओके, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ये हो गया यहाँ पे के इधर यहाँ पे कंपेयर कर लिया, तो 1/c² t डैश अपॉन t इक्वल टू k ना। अगर k की वैल्यू 0 है तो मतलब यहाँ पे मिलेगा x डबल डैश अपॉन x इक्वल टू 0। सो x डबल डैश इक्वल टू 0। व्हाट इज x डबल डैश? d स्क्वायर x अपॉन dx स्क्वायर, डिनोमिनेटर में स्मॉल x है, ओके ना, इक्वल टू 0। अब मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो ऑब्वियसली इसको दो बार इंटीग्रेट कर लीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कैपिटल X की वैल्यू, ओके ना। x कहां पे? डबल डेरिवेटिव में है ना, तो दो बार इंटीग्रेशन कर लीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ओके ना। सो इंटीग्रेट बोथ द साइड, ओके, तो एक डेरिवेटिव कैंसिल, dx अपॉन d स्मॉल x इक्वल टू c1 आएगा, एक कांस्टेंट, ठीक है, या फिर आप कैपिटल स्मॉल a ले सकते हो, ये, ओके ना, ये इज अ कांस्टेंट। अगेन इंटीग्रेट बोथ द साइड, वी गेट क्या मिलेगा? कैपिटल X इक्वल टू, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके ना, बोलो क्या मिलेगा यहाँ पे? x इक्वल टू यहाँ पे ये इंटू स्मॉल x और प्लस एक कांस्टेंट आएगा b, ठीक है ना। अभी आपको बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना है, ठीक है, ये मिलता है आपको x का सॉल्यूशन, ओके। इसको सपोज करो कि मैं, चलो ठीक है, नाम नहीं देता इसको, x इक्वल टू ax प्लस b है, ओके ना। अब बाउंड्री कंडीशन यूज करके आपको ये और b की वैल्यू निकालना है, ये एंड b आर द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे x है, ओके, तो इस सॉल्यूशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज x ऑफ स्मॉल x, क्योंकि x से स्मॉल x का फंक्शन है, दैट इज ax प्लस b, ओके ना। इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3, ओके ना। 1 हमने मेन इक्वेशन को दिया था, ओके, 2 हमने सॉल्यूशन को दिया था, ओके ना, ये हो गया आपका 3। सो अब यूज करते हैं बाउंड्री कंडीशन, ये जो दोनों कंडीशन निकाली ना आपने, ये यहाँ पे हम यूज करेंगे, ओके ना। सो x ऑफ 0, ओके ना, सो एट x इक्वल टू 0, ओके, एट x इक्वल टू 0, x ऑफ 0 कितना होता है? x ऑफ 0 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। ये है बाउंड्री कंडीशन जो हमने डिराइव किया है, ओके, एट x इक्वल टू 0, x ऑफ 0 इक्वल टू 0, ओके ना। यहाँ पे नहीं दिखता है, इसको ऊपर लिखता हूं मैं, ओके। सो एट x इक्वल टू 0, x ऑफ 0 इक्वल टू 0, मतलब हाँ, या फिर ऐसा लिख सकते हो, या फिर x ऑफ 0 इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हो, एट x इक्वल टू 0, कैपिटल X की वैल्यू कितनी है? 0 है, ओके। तो चलो यहाँ पे पुट करता हूं मैं, सो कैपिटल X, ये है 0, ओके, व्हेन x इक्वल टू 0, मतलब ये इंटू 0, 0 हो गया, प्लस b, तो यहां से b की वैल्यू कितनी मिलती है? b इक्वल टू 0 मिलती है, ओके। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन, एट x इक्वल टू l, कैपिटल X की वैल्यू कितनी होती है? 0, ओके। एट x इक्वल टू l पे कैपिटल X की वैल्यू 0 होती है, ओके। सो अगेन इक्वेशन नंबर 3 इंप्लाइज, यहाँ पे 3 इंप्लाइज, यहाँ पे 3 इंप्लाइज, ओके नो, ये 0 है, इज इक्वल टू ये इंटू l प्लस b है, ओके, x इक्वल टू l पे, बट ये की वैल्यू 0 है आपकी, सॉरी b की वैल्यू 0 है, तो 0 इक्वल टू ये l प्लस 0, तो ये इंटू l इक्वल टू 0। अब 0 कौन होगा? ये इंटू l, l इज द लेंथ, लेंथ कभी 0 नहीं हो सकती, तो 0 कौन होगा? ये, ओके ना। सो इसका मतलब ये इक्वल टू 0, बिकॉज l इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज l इज द लेंथ ऑफ रॉड, ओके ना। तो ये इक्वल टू 0 मिला, b इक्वल टू 0 मिला आपको, ओके। तो इसका मतलब, सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 3 इंप्लाइज क्या मिलेगा आपको? x ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस 0, मतलब x ऑफ x इज इक्वल टू कितना? 0। सच्ची में अगर x ऑफ x 0 आता है, ओके ना, अगर x, आपका सॉल्यूशन क्या था? आपका सॉल्यूशन था u इज इक्वल टू x ऑफ x इंटू t ऑफ t था, ओके ना। अगर x ऑफ x की वैल्यू 0 आती है, ओके, तो सॉल्यूशन कितना हो रहा है? टोटल 0 ही हो रहा है। कुछ मिल रहा है क्या आपको सॉल्यूशन में? नहीं मिल रहा है, ओके, विच इज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन, ओके ना। सो यहां पर लिखता हूं विच इज ए ट्रिवियल सॉल्यूशन, ओके, विच इज ए ट्रिवियल सॉल्यूशन, ओके, इतना कॉपी कर लीजिए, ओके। ये क्या है? ट्रिवियल सॉल्यूशन है, किसके लिए? विच इज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर ऑल x, और ये पॉसिबल है क्या? नहीं है, ओके, ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां से क्लियरली दिख रहा है कि अगर आप k इक्वल टू 0 लेते हो, ठीक है, अगर आप k इक्वल टू 0 लेते हो, तो आपको x ऑफ x की वैल्यू कितनी मिल रही है? 0 मिल रही है, और आपका कंप्लीट सॉल्यूशन 0 आ रहा है, विच इज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो ये सॉल्यूशन हम कंसीडर नहीं कर सकते, इसका मतलब k इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अभी देखते हैं k इक्वल टू ग्रेटर देन 0 क्या होता है, ठीक है, इतना लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ओके। अब देखते हैं केस नंबर 2,
यहाँ पे केस नंबर 2, ओके, क्या है केस नंबर 2? हाँ, इफ k इज ग्रेटर देन 0, अगर k ग्रेटर देन 0 होता है तो सॉल्यूशन क्या आता है ये हमें चेक करना है। ओके, सो लेट, अगर k की वैल्यू मुझे ग्रेटर देन 0 अज्यूम करनी है, मतलब पॉजिटिव अज्यूम करनी है, सो मैं k की वैल्यू अज्यूम करता हूं लैम्बडा स्क्वायर। ध्यान रखना, मैं k की वैल्यू कितनी अज्यूम कर रहा हूं? लैम्बडा स्क्वायर। ओके, तो लैम्बडा में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। ओके, लेकिन मैंने लैम्बडा स्क्वायर अज्यूम कर लिया। ओके, अब ध्यान दो, सो लेट k इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर विच इज, ये क्या है? ग्रेटर देन 0 है। ओके, नो, तो यहां पे मैं पुट अप करूंगा अभी क्या था हमारे इक्वेशन ये, तो मैं कंसीडर करूंगा x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू k है। ओके, सो x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका लैम्बडा स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका x डबल डैश इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर इंटू x। सो x डबल डैश का मतलब होता है d स्क्वायर कैपिटल X अपॉन d स्क्वायर, d स्मॉल x स्क्वायर माइनस लैम्बडा स्क्वायर x इक्वल टू 0। इसको इधर लेके आए। ओके, नो, ये तो सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन आप CF और PI से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ लेट d अपॉन dx को कैपिटल D अज्यूम करता हूँ ऑपरेटर। ओके, नो, और इसको लिखूंगा d स्क्वायर माइनस लैम्बडा स्क्वायर, x को कॉमन निकालूंगा इक्वल टू 0, ये पता है आपको। ओके, नो, अब इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगा, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ये होगा m स्क्वायर माइनस लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से जो रूट मिलते हैं m इक्वल टू, एक मिलता है प्लस लैम्बडा, दूसरा मिलता है माइनस लैम्बडा। ओके, नो, सो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। अगर रूट्स रियल और डिफरेंट होते हैं तो सॉल्यूशन हम क्या लिख सकते हैं? ओके, नो, इफ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट देन द सॉल्यूशन इज कैपिटल X इक्वल टू C1 e टू द पावर लैम्बडा x। ओके, नो, C1 e टू द पावर लैम्बडा x फर्स्ट रूट प्लस C2 e टू द पावर माइनस लैम्बडा x, ये हो गया सेकंड। ओके, और हाँ, ये हो गया CF। तो CF को लिखा जा सकता, CF ये हो गया आपका x नहीं, ये हो गया आपका CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, नो, और पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना हो गया? 0, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है। सो कंप्लीट सॉल्यूशन इज x इक्वल टू CF प्लस PI। ओके, नो, CF प्लस PI। ओके, नो, तो x ऑफ x इज इक्वल टू, ये मिलता है C1 e टू द पावर लैम्बडा x प्लस C2 e टू द पावर माइनस लैम्बडा x। ओके, नो, अब इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 4। नो, अभी हमें C1 C2 की वैल्यू निकालना है। C1 C2 की वैल्यू निकालने के लिए ये जो दो मैंने एक्स्ट्रा बाउंड्री कंडीशन निकाली थी ना, ओके, इसका यूज करना है। x ऑफ 0 0 होता है, x ऑफ l 0 होता है। ओके, तो पहले x इक्वल टू स्मॉल x के लिए 0 पुट अप करते हैं। सो एट x इक्वल टू 0 पे कैपिटल X की वैल्यू कितनी है? 0 है। ये बाउंड्री कंडीशन में यहाँ पे लिखते हो, ठीक है ना? दैट इज इसका मतलब ये है x ऑफ 0 इक्वल टू 0 है, ये वाली। ओके, नाउ तो चलो पुट अप करके देखते हैं। सो इक्वेशन नंबर 4 इंप्लाइज, ओके, नो, सो हाँ, x की वैल्यू 0 है कब? जब स्मॉल x की वैल्यू 0 होती है। तो C1 e टू द पावर 0 प्लस C2 e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 1 होता है, तो इसका मतलब C1 प्लस C2 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब C1 इज इक्वल टू माइनस C2 मिलेगा। ठीक है ना? अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन कौन सी है? एट x इक्वल टू स्मॉल l कैपिटल X की वैल्यू कितनी होती है? 0। दैट इज इसका मतलब ये होता है कि x ऑफ l इक्वल टू 0, ये भी आपने बाउंड्री कंडीशन डिराइव की है। ओके, ना, तो अभी मैं x की वैल्यू l पुट अप करूंगा तो कैपिटल X की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। सो इक्वेशन नंबर 4 इंप्लाइज, तो कैपिटल X की वैल्यू 0 होती है C1 e टू द पावर, अगर मैं लैम्बडा की जगह l पुट अप करता हूं, lx प्लस C2 e टू द पावर माइनस lx। ओके, ना, तो अभी बताइए। हाँ, लेकिन C1 C2 में रिलेशन क्या है? C1 की वैल्यू माइनस C2 है। ओके, C1 की वैल्यू माइनस C2 है, इसका मतलब C1 की जगह माइनस C2 लिखता हूं मैं, e टू द पावर lx, ओके, नो, प्लस C2 e टू द पावर माइनस lx इक्वल टू 0। रीजन देना कि C1 इक्वल टू माइनस C2 है। ओके, नो, तो हाँ, तो C2 कॉमन आ जाएगा, C2 कॉमन। ओके, यहाँ पे आएगा e टू द पावर माइनस lx प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे e टू दी पावर प्लस lx, ओके, इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे C2 इंटू ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक 0 होगा, एक तो C2 0 होगा, नहीं तो ये ब्रैकेट 0 होगा। ओके ना, अच्छा इस ब्रैकेट को 0 अज्यूम करके देखो क्या मिलेगा आपको। ओके, अगर ब्रैकेट को अगर मैं 0 अज्यूम करता हूं तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ठीक है,
ब्रैकेट को अगर मैं जीरो अज्यूम करता हूं, ये ब्रैकेट है आपका, इसको अगर मैं जीरो अज्यूम करूंगा, e टू द पावर माइनस एल एक्स माइनस e टू द पावर प्लस एल एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये राइट में चला जाएगा, तो यहाँ पे इक्वल टू साइन आएगा। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, दोनों साइड सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस यल के बराबर प्लस यल होगा। ये क्या पॉसिबल है क्या? नहीं है। माइनस यल के बराबर प्लस यल हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। माइनस टू के बराबर प्लस टू हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ओके, तो इसका मतलब ये जो है ये जीरो नहीं होगा। ओके, नो, दिस ब्रैकेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो जीरो कौन होगा? तो जीरो होगा आपका C2 इक्वल टू जीरो। रीजन देना कि e टू दी पावर माइनस एल एक्स माइनस e टू दी पावर एल एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता, तो C2 जीरो होगा। अगर C2 जीरो होगा तो C1 भी कितना होगा? जीरो होगा। सो देयरफॉर C1 इज ऑल्सो जीरो। अगर C1 C2 जीरो हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर C1 C2 जीरो हो गया तो क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं। ओके ना, इतना कॉपी कर लीजिए पहले, ठीक है, इतना लिख लीजिए, लिख लिया। अब देखिए C1 C2 अगर जीरो हो गया तो क्या होगा, ध्यान दो, कहां पे लिखो, तो चलो यहां पे लिख लेता हूं मैं। ये दोनों वैल्यू C1 की C2 की जीरो मिली है, तो इसका मतलब C1 भी कितना है, क्योंकि C1 के बराबर C2 है। मैं ये बता देता हूं, देखिए, तो सो इट इंप्लाइज दैट C1 की भी वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी, क्योंकि C1 इक्वल टू माइनस C2 है। ओके, तो इक्वेशन नंबर 4 इंप्लाइज आपको क्या मिलेगा? ठीक है, C1 C2 के लिए आप पुट अप करो, C1 C2 दोनों की दोनों वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब x ऑफ x इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आएगा, मतलब कितना? x ऑफ x इक्वल टू जीरो अगेन, क्योंकि आपका सोल्यूशन क्या है? आपका सोल्यूशन है x ऑफ t इज इक्वल टू कितना? x ऑफ x इंटू t ऑफ t है। ओके ना, अगर x ऑफ x की वैल्यू जीरो होती है तो कंप्लीट सोल्यूशन कितना आएगा? जीरो आएगा, विच इज अ ट्रिवियल सोल्यूशन फॉर ऑल x। x की वैल्यू कुछ भी लो, कैपिटल X की वैल्यू कितनी आने वाली है? जीरो आने वाली है। ओके ना, ऐसे सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, विच इज अ ट्रिवियल सोल्यूशन। सो विच इज ए ट्रिवियल सोल्यूशन, विच इज ए ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है, फॉर ऑल x। ठीक है, तो ये सोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने k की दो केसेस देखी है। ओके, k इक्वल टू जीरो के लिए भी हमें ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता था, x ऑफ x इक्वल टू जीरो, एंड व्हेन k इज पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन सा नंबर मैंने अज्यूम किया? लैम्डा स्क्वायर, उसके लिए भी मुझे x ऑफ जीरो इक्वल टू कितना मिला? जीरो, विच इज अ ट्रिवियल सोल्यूशन। तो k इक्वल टू जीरो के लिए और k इक्वल टू पॉजिटिव के लिए, ठीक है ना, ये दोनों केस से इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो फिर ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमें तीसरे केस के लिए जाना पड़ेगा, व्हेन k इज नेगेटिव। क्लियर है ना? इतना लिख लीजिए फिर। ओके ना, अभी हम देखते हैं के की थर्ड केस। ओके ना, यहां पे लिखता हूं केस 3, इफ k इज लेस देन जीरो। ओके ना, k इज लेस देन जीरो के लिए अभी हमें सॉल्यूशन चेक करना है। ओके, सो लेट k की मैं कोई नेगेटिव वैल्यू अज्यूम करता हूं, सो लेट k इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर। ओके, लैम्डा इज एनी नंबर, बट माइनस से सेपरेट है और लैम्डा स्क्वायर सेपरेट है। ओके, सो k इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर ले लो, तो यहां पे कितना मिलेगा? x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे x डबल डैश इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू x हो जाएगा। सो यहाँ पे d स्क्वायर कैपिटल X अपॉन dx स्क्वायर प्लस यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर इंटू x इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके, इसको ऑपरेटर के फॉर्म में लिखता हूं, लेट d अपॉन स्मॉल dx इज इक्वल टू कैपिटल D लिखता हूं, तो यहाँ पे मिलेगा d स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। ओके, x को कॉमन निकाला इक्वल टू जीरो। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दैट इज m स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सो m इक्वल टू आपको मिलेगा प्लस माइनस लैम्डा आई। ओके, इमेजिनरी रूट मिलेंगे। ओके, तो इमेजिनरी रूट अगर आते हैं तो CF कैसे लिखा जाता है आपको पता होगा। ओके ना, तो CF क्या होगा? इसका CF होगा, बोलिए, C1 cos ऑफ, ठीक है, लैम्डा x प्लस C2 साइन ऑफ लैम्डा x, ये होता है आपका CF।
C1 cos ऑफ लैम्बडा एक्स प्लस C2 साइन ऑफ लैम्बडा एक्स। ओके, अगर प्लस माइनस लैम्बडा आ आता है तो। ओके, और पीआई कितना होगा इसका पीआई कितना होगा? सो पीआई इक्वल टू 0। सो कंप्लीट सॉल्यूशन इज कैपिटल एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू CF प्लस पीआई होगा। ओके नाउ, सो कैपिटल एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू CF है आपका C1 cos ऑफ लैम्बडा एक्स प्लस यहाँ पे C2 साइन ऑफ लैम्बडा एक्स। ये होता है आपका सॉल्यूशन। ठीक है नाउ, अब चेक करते हैं बाउंड्री कंडीशन लेके। ओके नाउ, जो आपने बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे आइडेंटिफाई की है, कौन कौन सी थी बाउंड्री कंडीशन हो? ठीक है, अब चेक कर लो। एक्स ऑफ 0 की वैल्यू 0 है। ओके, और एक्स ऑफ कैपिटल एल की वैल्यू कितनी है? वो भी 0 है। ठीक है, दोनों वैल्यू 0 है। चलो दोनों वैल्यू यहाँ पे पुटअप करके देखो क्या मिलता है, क्या मिलेगा? ओके बोलिए। एक्स ऑफ 0 की वैल्यू 0 है और एक्स ऑफ एल की वैल्यू 0 है। ओके, ध्यान दो। इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 5, 3, 4, 5। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है। ओके, एक्स ऑफ 0 इक्वल टू 0, दैट इज, इसका मतलब क्या होता है? एट एक्स इक्वल टू 0 पे कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है? 0 है। ओके, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप करता हूं। एक्स ऑफ 0 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू स्मॉल एक्स की वैल्यू 0। तो यहाँ पे C1 cos ऑफ 0 प्लस C2 साइन ऑफ 0, साइन 0 0 cos 0 1, तो यहाँ पे मिलेगा C1 ओके प्लस साइन 0 0, तो 0 इंटू C2 0 इक्वल टू 0, तो C1 की वैल्यू मिलती है आपको 0। ओके ना, C1 0 मिल गया ना। अब दूसरी कंडीशन एट x इक्वल टू एल पे। ओके नाउ x ऑफ एल इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है? दैट इज, इसका मतलब ये है कि जब स्मॉल x की वैल्यू एल होती है तब कैपिटल x की वैल्यू 0 होती है। ओके नाउ, ये अगर मैं यहाँ पे पुटअप करता हूं तो इक्वेशन नंबर 5 इंप्लाइज, यहाँ पे भी इक्वेशन नंबर 5 इंप्लाइज, बोलिए x ऑफ एल हो गया आपका 0 इज इक्वल टू C1 cos ऑफ, ओके हाँ, स्मॉल x की वैल्यू एल है तो यहाँ पे लैम्बडा एल प्लस यहाँ पे C2 साइन ऑफ यहाँ पे लैम्बडा एल। ओके, बट C1 की वैल्यू आपकी 0 है तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मिलेगा C2 साइन ऑफ लैम्बडा एल इक्वल टू 0। रीजन देना कि C1 की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो ये टर्म 0 होगी। ओके नो, अब देखो यहाँ पे एक तो C2 0, देखो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो दोनों में से कोई एक 0 होता है, दोनों 0 नहीं होते। ओके नो, एक तो C2 की वैल्यू 0 होगी, नहीं तो साइन लैम्बडा एल 0 होगा। ओके, लेकिन C1 तो 0 ऑलरेडी, देखो k इक्वल टू 0 में और k इक्वल टू पॉजिटिव में, ओके दोनों इसमें हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला था। ओके, यहाँ पे चेक करते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है या नहीं मिलता है। तो अगर आप C2 की वैल्यू 0 ले लोगे, ओके अगर देखो C1 की वैल्यू 0 मिल गई, अगर आप C2 भी 0 अज्यूम करोगे तो ये फिर से ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि C2 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर C2 0 लेता हूं मैं तो C1 तो ऑलरेडी 0 निकला, 0 प्लस 0 मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो C2 0 नहीं होता। तो इसका मतलब 0 कौन होगा? 0 होगा साइन लैम्बडा एल इक्वल टू 0 होगा। रीजन देना C2 इज नॉट इक्वल टू 0। ओके नाउ, साइन लैम्बडा एल 0 होगा तो लैम्बडा एल की वैल्यू कितनी होगी? साइन का कौन सा एंगल है जो वैल्यू 0 देता है? तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ओके ना, मतलब 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस तरीके से। तो इतना समझ में आया? देखो अभी यहां पे लिखते हैं, तो साइन लैम्बडा एल इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब लैम्बडा एल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ 0। ओके, अब लैम्बडा एल इज इक्वल टू साइन का कौन कौन सा एंगल है जो वैल्यू 0 देते हैं? ओके, ये है 0, एक है 1 पाई, ओके बाद में 2 पाई, बाद में 3 पाई, डॉट 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 डॉट। देखो यहां पे मैं 0 वैल्यू नहीं ले सकता, ध्यान में रखना। ओके, अगर लैम्बडा को अगर मैं इससे डिवाइड भी करता हूं तो एल इक्वल टू कितना मिलता है आपको? 0 मिलता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जो 0 वैल्यू है ना वो पॉसिबल नहीं हो सकती यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मुझे कौन कौन से लेना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे वैल्यू लेना पड़ेगा पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, n पाई। ओके ना, तो यहाँ पे लैम्बडा एल इज इक्वल टू होता है आपका इन जनरल n पाई। ओके, तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू मिलती है आपको, यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू मिलती है n पाई अपॉन l। ठीक है, यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू मैंने डिटरमाइन कर लिया
कितनी आती है n पाई अपॉन यल। यहां तक समझ में आया? ओके, अब इस सॉल्यूशन में C1 की जगह C1 की वैल्यू 0 पुटअप करो, C2 एज इट इज रहेगा, और साइन लैम्बडा की जगह आप पुटअप करोगे n पाई अपॉन यल। सो इक्वेशन नंबर 5 इंप्लाइज ओके x ऑफ x इज इक्वल टू, आपको सॉल्यूशन मिलता है इसका, C1 की वैल्यू 0 है तो 0 ओके, प्लस यहाँ पे C2 ओके साइन ऑफ लैम्बडा l, लैम्बडा की वैल्यू है n पाई अपॉन यल ओके, इंटू कितना है x है, तो ये होता है आपका सॉल्यूशन। x ऑफ x इज इक्वल टू C2 साइन ऑफ n पाई अपॉन यल इंटू x ओके ना, इस तरीके से। तो बताइए k इक्वल टू k के कौन से वैल्यू के लिए हमें सॉल्यूशन मिला? k के निगेटिव वैल्यू के लिए हमें सॉल्यूशन मिला। अगर जब k की वैल्यू निगेटिव होती है माइनस लैम्बडा स्क्वायर, इसके लिए हमें x ऑफ x का सॉल्यूशन मिलता है ओके, और इस सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 6 ओके। अब k इक्वल टू निगेटिव के लिए हमें सॉल्यूशन मिलता है, तो k इक्वल टू निगेटिव के लिए हमें t डैश अपॉन t को सॉल्व करना पड़ेगा ओके। पहले इतना लिख लीजिए, ठीक है ओके। नाउ अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, टी डैश अपॉन सी स्क्वायर टी इक्वल टू के को ओके। नाउ अब के कौन से वैल्यू के लिए सॉल्यूशन मिला आपको? के इक्वल टू माइनस लैम्बडा स्क्वायर के लिए सॉल्यूशन मिला, नेगेटिव वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे भी के की जगह हमें लैम्बडा स्क्वायर ही पुटअप करना पड़ेगा, माइनस लैम्बडा स्क्वायर। सो यहाँ पे टी डैश अपॉन सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा स्क्वायर, क्योंकि के केवल हम केस नंबर 3 से ही इसको सॉल्व किया जा सकता है, 1 2 से तो ट्रिवियल सॉल्यूशन आया ओके। नाउ तो यहाँ पे सी स्क्वायर किधर लेके जाऊंगा, टी डैश अपॉन टी इक्वल टू माइनस लैम्बडा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ओके। तो ये डी टी अपॉन स्मॉल डी टी ओके, और यहाँ पे अपॉन में टी है आपका, इक्वल टू माइनस लैम्बडा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। सो यहाँ पे कैपिटल डी टी अपॉन कैपिटल टी इक्वल टू, ये डी टी को इधर लेके जाओ, माइनस लैम्बडा स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू स्मॉल डी टी। अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट बोथ द साइड ओके। सो यहाँ पे कितना मिलेगा, लॉग ऑफ कैपिटल टी इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा स्क्वायर सी स्क्वायर, और कांस्टेंट है dt का इंटीग्रेशन स्मॉल t प्लस एक कांस्टेंट आएगा। कौन कौन से कांस्टेंट यूज किया, इसको नाम दे दो C3 ओके। नाउ अब ये लॉग हटाना है, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी e टू दी पावर माइनस लैम्बडा स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू टी प्लस C3 ओके। नाउ सो कैपिटल T इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस लैम्बडा स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू स्मॉल t इंटू ई टू दी पावर C3 लिख सकते हो वैसे। E कांस्टेंट है, C3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट टू दी पावर कांस्टेंट अगेन ना कांस्टेंट, इसको मैं C4 नाम देता हूं। सो T इक्वल टू C4 ई टू दी पावर माइनस लैम्बडा स्क्वायर C स्क्वायर इंटू T, रीजन देना e टू दी पावर C3 इक्वल टू C4 होता है ओके। नाउ तो ये मिलता है आपको T के लिए सॉल्यूशन ओके। अब ये दोनों सॉल्यूशन मतलब ये है आपका T ऑफ T ओके। सो T ऑफ T मिलता है आपको ये। अब ये दोनों सॉल्यूशन हमें पुटअप करना है, इसको 7 देता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 7 ओके। सो दोनों की दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करो। सो इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज u ऑफ x कॉमा t इज इक्वल टू x इंटू टी है। सो u ऑफ x कॉमा t इज इक्वल टू कैपिटल X की भी जो वैल्यू है वो है C2 साइन ऑफ ठीक है n पाई अपॉन यल इंटू x इंटू ओके, और t की जो वैल्यू है वो है e टू दी पावर यहाँ पे जो वैल्यू है वो है C4 इंटू ई टू दी पावर माइनस लैम्बडा स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू टी ओके। ना ठीक है, ये होता है आपका सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे दो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है, कौन से दो कांस्टेंट, C2 इंटू C4। तो C2 इंटू C4 को कोई दूसरा नाम दे सकते हो आप, ठीक है ना। सो u ऑफ x कॉमा t इज इक्वल टू C4 इंटू C2 इंटू C4, इसको मैं नाम देता हूं कैपिटल ये, ठीक है ना, कैपिटल ये। और यहां पे मिलेगा आपको साइन, ये है आपका n पाई यल इंटू एक्स ओके, और e टू दी पावर माइनस यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू टी। ये होता है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ओके। आप यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू पुटअप कर सकते हो। लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, लैम्बडा की वैल्यू है n पाई अपॉन यल, तो यहाँ पे पुटअप करके देख लो। सो u ऑफ x कॉमा टी इज इक्वल टू ये साइन ऑफ n पाई x अपॉन यल ओके ना, e टू दी पावर माइनस लैम्बडा स्क्वायर मतलब n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन यल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर
सी स्क्वेयर इंटू टी अपॉन यल स्क्वेयर ओके ना। तो ये होता है हीट इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन, ध्यान में रखना। ओके, सो विच इज द सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस सॉल्यूशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका जनरल फॉर्म भी है, यहाँ पे समेशन ले लो, ठीक है ना। मैं वो जनरल फॉर्म आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा।